एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स रिपीट होते हैं एंड थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चंस का कंटेंट भी रिसाइकिल होता है इसमें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थरोली जानें, समझ सकें कि क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है एंड आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ईयर 2013 से। हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को हम पूरी तरीके से डिस्कस करें। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीसीएस के एग्ज़ाम्स जो हैं, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स फोकस्ड होता है। हाँ, इसमें थ्योरी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं उस साल के पेपर के हिसाब से करंट अफेयर्स आते हैं, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन विच बुक इज़ द फेमस मंत्रा नोन एज गायत्री मंत्र फर्स्ट फाउंड? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद एंड मनुस्मृति। तो इसका जो सही आंसर है ये है गायत्री मंत्र, इसका जो सही आंसर है ये है ऋग्वेद, ठीक है। ये पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। एंड ये जो गायत्री मंत्र के बारे में बात करने एक बार, गायत्री मंत्र से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये डेडिकेटेड किसको है? डेडिकेटेड जो है, जो आपकी गॉड ऑफ 5 एलिमेंट होती हैं, सावित्री, उनको डेडिकेटेड है। ऋग्वेदा में ये मेंशन्ड है। एंड ये बनाया किसने है मंत्र? ये मंत्र बनाया है विश्वामित्र ने, ठीक है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद होता है, ठीक है। एंड इसके अंडर 10 बुक्स होते हैं, 10 बुक्स होते हैं जिनका नाम होता है मंडल, ठीक है, जिसमें आपके 1028 श्लोक होते हैं, ठीक है। एंड जो गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र जो होता है ऋग्वेद के आपके 3rd मंडल में या फिर 3rd बुक में पाया जाता है, ठीक है। जो आपका 10th मंडल होता है, 10th मंडल में आपका पुरुष सूक्त होता है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का जिक्र होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स आपके ऋग्वेद से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है वही आर्ट एंड कल्चर से। इन व्हाट फॉर्म डज दक्षिण मूर्ति स्टैचू ऑफ शिवा रिप्रेजेंट हिम? शिव का दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? टीचर्स, वाइल डांसिंग, वाइल रेस्टिंग या फिर मेडिटेटिव, ठीक है। तो एक टाइप से जो दक्षिण मूर्ति जो स्टैचू है शिव का, वो इन्हें एज अ गुरु या फिर टीचर डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। दक्षिण मूर्ति में क्या है? उनके 4 हाथ दर्शाए हैं, ठीक है। एक हाथ में वो सांप पकड़े हैं, दूसरे हाथ में आग पकड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और हाथ में वो ग्रास पकड़े हैं एंड एक और हाथ में एक और जो उनका हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में है, ठीक है। उनका जो राइट फुट होता है इस मूर्ति में, वो एक डीमन के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है जिसका नाम होता है अपस्मार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका आता है ये स्कल्प्टिंग में आता है, ठीक है। स्टैचूज़ और स्कल्प्टिंग वाला जो टॉपिक होता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग्स हो गया और स्कल्पचर्स हो गए, तो उसमें दक्षिण मूर्ति का जिक्र होता है। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश रूलर जेम्स I इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर?
निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेल विला और एडवर्ड टेरी। तो इसका सही आंसर है आपका ए, विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये जो है इंडिया में 1608 में आते हैं, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, एंड वहाँ पे जहांगीर इन्हें एक टाइप से इंग्लिश खान के तौर पे भी इन्हें एक टाइटल देते हैं। ठीक है, ये आते इसलिए हैं ताकि जहांगीर से परमिशन ले सकें कि ब्रिटिश भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकें, लेकिन ये अपने अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। फिर आपके 1615 में एक और एम्बेसडर आते हैं जिनका नाम होता है सर थॉमस रो। ये आते हैं, ये भी जहांगीर से मिलते हैं एंड ये नेगोशिएशंस में सक्सेसफुल होते हैं। 1615 के बाद, इन्हीं के आने के बाद से इंडिया में ऑफिशियली उनका ब्रिटिशर का ट्रेड जो है वो शुरू हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अरुणा असफ अली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अरुणा असफ अली सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब उन्होंने इंडियन फ्लैग हॉइस्ट करा था, उस चीज़ के लिए फेमस है। एंड कौन सी जगह पे किया था? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पे है? ये मुंबई में। ठीक है, ये आपका 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था तब की बात है। एंड इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, एंड इनके बारे में और अगर आप जानना चाहें तो ये सॉल्ट सत्याग्रह में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। ठीक है, इसके अलावा वुमेन अपलिफ्टमेंट में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था एंड वुमेन एजुकेशन को भी बहुत सपोर्ट करते थे। एंड ये जो इलेक्शन आपके दिल्ली की पहली मेयर के तौर पे भी ये इलेक्ट हुई थी। एंड इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है 1992 में और भारत रत्न इन 1997। तो जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स रहे हैं उनके बारे में एक जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सबसे पहला है लिस्ट 1 में आपके अलग अलग प्रोमिनेंट फ्रीडम लीडर्स। उसके बाद है आपका लिस्ट 2 में कि उन्होंने क्या लिखा है या फिर क्या काम किया है। सबसे पहले है लेडी कैथरीन मेयो, लेडी कॉलिन एंड डोमिनिक लैपियर, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है लिस्ट में है फ्रीडम एट मिडनाइट, मदर इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सही आंसर है आपका जो लेडी कैथरीन मेयो है ये मदर इंडिया लिखती हैं। उसके बाद जो लैरी कॉलिन एंड डोमिनिक लैपियर है ये फ्रीडम एट मिडनाइट लिखते हैं। एंड जो राम मनोहर लोहिया हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। एंड जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ए। उसके बाद है हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन एज पर द विश ऑफ एम्परर अकबर। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, अबुल कदीर बदायूनी, फैज़िनी, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका सही आंसर है बी, अब्दुल कदीर बदायूनी। ठीक है, तो अगर इस एरिया के बारे में बात करें तो अकबर ने एक टाइप से हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था मकतब खाना। मकतब खाना कि इस जगह पे सारे ट्रांसलेशन हुआ करते थे। ये इन 1574। ठीक है, एंड कहाँ किया था? ये फतेहपुर सीकरी में किया था। ठीक है, एंड यहाँ पे अब्दुल कदीर बदायूनी को अपॉइंट किया था कि एक ट्रांसलेटर के तौर पे, एक हिस्टोरियन के तौर पे, कि इनको काम सौंपा था कि रामायण
रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। एंड इसको करने में लगभग 4 साल हुए थे। एंड इसके बाद महाभारत भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, जिसका टाइटल था रज़्मनामा, ठीक है। एंड अगर अब्दुल कदीर बदायूनी की बात करें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है तारिक आई बदायूनी, ठीक है। तो तारिक आई बदायूनी एक टाइप से हिस्ट्री बुक है जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें इस्लामिक इंडिया में जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहली जो बुक है वो बाबर के बारे में है, दूसरी जो बुक है वो हुमायूं के बारे में है, तीसरी जो बुक है अकबर के बारे में है। तो ये सारा मेडिवल लिटरेचर आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर, आसफ खान, खुर्रम, महाबत खान एंड खुसरो। तो इसका सही आंसर है इनमें से निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरोध किया था, विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर है 2, 3 एंड 4, खुर्रम, महाबत खान एंड खुसरो। तो इन तीनों ने जहांगीर के शासन के दौरान रेबेल किया था जहांगीर को हटाने के लिए। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि जहांगीर जो था ये 4th मुग़ल रूलर था, ठीक है। एंड जिसका रूल स्टार्ट हुआ था 1605 से। एंड एक एक करके अगर देखें तो जो खुर्रम था ये एल्डेस्ट सन हुआ करता था जहांगीर का, एंड 1606 में इसने रेबेल किया था, ठीक है। एंड खुर्रम था ये आगे चल के जो शाहजहाँ होता है ये यही था, ठीक है। उसके बाद जो महाबत खान होता है ये एक टाइप से एक मुग़ल जनरल होता है, ठीक है। तो आगे चल के ये भी रेबेल करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द माउंट बैटन प्लान बिकेम द बेसिस of continuity of British rule, transfer of power, partition of the country to solve the communal problem, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, माउंट बैटन प्लान किस लिए था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री के लिए, ठीक है। तो माउंट बैटन के अगर बारे में बात करें तो माउंट बैटन जो थे लास्ट वाइसरॉय थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिनको इंडिया भेजा गया था कि देखें कि इंडिया में क्या हो सकता है, इंडिया की यूनिटी के लिए क्या हो सकता है और इंडिया की डिवीज़न के लिए क्या हो सकता है, एंड एडवाइस करें ब्रिटिश को कि क्या किया जाना चाहिए। एंड जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, ट्रांसफ़र ऑफ वो पावर ये कैसे की जानी चाहिए, तो इन्होंने क्रिएट किया था माउंट बैटन प्लान, ठीक है। माउंट बैटन प्लान ये एक टाइप से जून 3, 1947 में आया था। एंड ये आपके बेसिस ऑफ पार्टीशन बनाता है, इसी के आधार पे पार्टीशन हुआ था। एंड इसे बेसिकली कहते क्या हैं, फ्रीडम विद पार्टीशन प्लान, फ्रीडम विद पार्टीशन प्लान बोला गया था, ठीक है। तो इसका प्लान ये था कि इंडिया को डिवाइड किया जाए बट मैक्सिमम यूनिटी रखी जाए। तो इस प्लान के अंदर देखिए 4 मेन चीज़ें थी कि सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वोटिंग कराई जाए आपके पंजाब और बंगाल में, पंजाब एंड बंगाल में, एंड उस वोटिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाए कि इंडिया को पार्टीशन कराया जाए या नहीं कराया जाए। एंड अगर पार्टीशन के लिए वोट होता है तो उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बैठाया जाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो इंडिया ज्वाइन करें या तो पाकिस्तान ज्वाइन करें, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। तीसरा इनका था कि रेफरेंडम, कि लोगों द्वारा ये पूछा जाए, लोगों से पूछा जाए आपके 2 जगहों पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड उसके बाद ये था कि ये जो प्लान है ये 15 अगस्त
1947 तक ब्रिटिश जो है इंडिया छोड़ देगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके माउंटबैटन प्लान के। उसके बाद है हु प्रपोज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इन द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1942। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद एंड JB कृपलानी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है किन्होंने प्रपोज किया था क्विट इंडिया, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके ज़रा अगर थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में देखें कि इससे पहले क्या हो चुका था, रीज़न क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का। काफ़ी सारे रीज़न थे कि एक तो फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन एक रीज़न था। ठीक है, उसके बाद वॉर चल रहा था एंड वॉर की जो हार्डशिप्स थी लोगों के अंदर उसको लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है, एंड और जैसे इकोनॉमिक इश्यूज थे, इन्फ्लेशन था एंड सप्रेशन था ब्रिटिश का। तो ये काफ़ी सारे रीजंस थे इन सारी चीज़ों के, जिसकी वजह से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 1942 में। एंड ये जो पूरा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है आपका बॉम्बे सेशन में हुआ था। बॉम्बे सेशन आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड क्या किया था, सबसे पहली बात तो इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एंड यहाँ पे गांधी जी को लीडर के तौर पे घोषित किया गया एंड इन्होंने अपना नारा दिया करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, एंड जब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था उस दिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स हैं उनको सबको उठा के जेल में कर दिया था। एंड उसके बाद जैसे हम देखते हैं अरुणा असफ अली, इन्होंने मूवमेंट को लीड किया था, इन्होंने इंडियन फ्लैग हॉइस्ट किया था। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक और जानने वाली चीज़ है, काफ़ी सारे पैरेलल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हो गए थे। पैरेलल गवर्नमेंट्स अलग अलग जगहों पे इस्टेब्लिश हो गए थे, जैसे बलिया में छिट्टू पांडे के अंडर, तामलुक में बंगाल में, उसके बाद महाराष्ट्र में अगर बात करें तो सतारा में अंडर YB छावन। ठीक है, एंड इस मूवमेंट में लगभग सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन इन 1940 ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1914 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान, चौधरी ख्यालिकुज़्ज़मान, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना एंड फातिमा जिन्ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाहौर सेशन था, यहाँ पे बेसिकली डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर सेशन में डिमांड करी थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं जैसे पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, यहाँ पे मुस्लिम्स को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, एंड इनको एक साथ इकट्ठा करके एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रखा जाए। ठीक है, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पे भी अक्सर जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तीन कठिया प्रैक्टिस इन चंपारण वर्स। ठीक है, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था, क्या होता था तीन कठिया प्रैक्टिस। तो जब आप गांधी जी के शुरुआती स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे तब जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपने जो सुना होगा, ये क्वेश्चन उसके अराउंड है। ठीक है, तीन कठिया का इसका सही आंसर है ए, तीन कठिया प्रैक्टिस। तो असल में होता क्या था कि ये अगर जो फार्मर का लैंड हुआ करता था ये, ठीक है, तो फार्मर के लैंड में एक कुछ पोर्शन लैंड का कंपलसरी होता था फार्मर को इंडिगो ग्रो करना। ठीक है, 3/20 हिस्से में कंपलसरी होता था कि इंडिगो ग्रो करें एंड उसका जो रेंट होता है वो पे करें। ठीक है, तो ये होता था तीन खटिया सिस्टम। तो चंपारण मूवमेंट की अगर बारे में बात करें कि जो चंपारण सत्याग्रह इन तीन कटिया मूवमेंट सिस्टम को लेके हुआ था, तो वो ये था कि आगे चल के क्या हुआ कि पहले तो इंडिगो ग्रो किया जाता था एंड इंडिगो की डाइज बना करती थी एंड इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था ब्रिटिशर्स को इंडिगो बेचकर। लेकिन फिर क्या हुआ कि सिंथेटिक डाई आ गई।
सिंथेटिक डाइज आ गई। सिंथेटिक डाई आने के बाद इंडिगो की जो डिमांड है, इंडिगो की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। लोग अब इंडिगो नहीं खरीदते थे। तो जो प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ करता था। तो जो प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे वो फिर फार्मर्स से बहुत ज़्यादा पैसा वसूला करते थे ताकि अपना जो लॉस है उसे कॉम्पनसेट कर सकें। तो ये एक टाइप से फार्मर के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। एंड इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ही गांधी जी चंपारण आए थे एंड उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। गांधी जी को के साथ और काफ़ी सारे लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद भी यहीं से ही सामने आए थे। एंड उनको बुलाया किसने था, चंपारण में इनवाइट किसने किया था, उनको राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था वहाँ पे। ठीक है। एंड फाइनली हम जानते हैं कि गांधी जी जीत गए थे। एंड जो अथॉरिटीज़ थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, उन्हें अपना जो एक्सप्लॉयटेशन था वो बंद करना पड़ा था। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। In which of the following session of the Indian National Congress Mahatma Gandhi said Gandhi may die but Gandhiism may always remain? In Calcutta Conference 1928, Lahore Session 1929, Madras Conference 1927, Karachi Session 1931। तो इसका सही आंसर है कराची सेशन। ठीक है। एंड ये कराची सेशन के बारे में बात करें तो कराची सेशन आपका एक स्पेशल सेशन था। स्पेशल सेशन जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडोर्स किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि वो जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट, उसको कांग्रेस सपोर्ट करता है। ठीक है। इस कराची सेशन को के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी को ब्लैक फ्लैग से वेलकम किया गया था। जो पंजाब नौजवान भारत सभा थे उनके मेंबर्स ने गांधी जी को ब्लैक फ्लैग से वेलकम किया था, क्योंकि वो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको नहीं बचा पाए थे। ठीक है। और अगर कराची सेशन के बारे में और बात करें तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो गोल ऑफ पूर्ण स्वराज है, ये यहाँ पे फिर से दोहराया गया था। एंड यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट दो रेजोल्यूशन हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इसे शुरू किया गया था। ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने बोला था गांधी में डाई बट गांधीइज्म विल रिमेन फॉर एवर। उसके बाद है हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है। किसने कहा था तिलक भारत अशांति के जनक हैं? वीचरॉल, लुइस फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही आंसर है वीचरॉल। वीचरॉल फुल फॉर्म है इनका वैलेंटीन चिरॉल। ठीक है। इन्होंने टाइटल दिया था तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जो तिलक थे ये आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे। ठीक है। एंड इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया में, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्वराज का, ये इन्होंने ही शुरू किया था। एंड इन्होंने ही स्लोगन दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है। एंड इन्हें लोकमान्य का भी टाइटल इन्हें प्राप्त हुआ था। एंड इनके अलावा क्या कहते हैं, और भी रेडिकल लीडर्स थे जैसे लाला लाजपत राय, औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। एंड इन्होंने ये मॉडरेट्स की पॉलिसीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपोज करते थे। ठीक है। एंड इनका जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल था कि ये जो स्वदेशी आइडियोलॉजी थी ये पूरे ऑल इंडिया में प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है। कि बंगाल से दूसरे पार्ट्स में भी ले जाएं। एंड जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये दो
मैगज़ीन भी चलाते थे जिसका पहला नाम था केसरी। केसरी जो थी ये मराठी लैंग्वेज में थी, एंड उसके बाद महारत्ता, ये जो था आपका इंग्लिश में था। ठीक है, एंड इनको अवेकनर ऑफ इंडिया के तौर पे भी जाना जाता है।